जिन मामलों में 7 ईयर्स तक का पनिशमेंट होता है उन मामलों में आरोपी की अरेस्ट जरूरी नहीं होती। सीआरपीसी की एक धारा है 41A जिसके तहत आरोपी को नोटिस भेजा जाता था। अब सीआरपीसी के स्थान पर बीएनएसएस आया है तो बीएनएसएस की धारा हो गई है 35 के तहत नोटिस भेजा जाता है। अगर उस नोटिस की कंडीशंस का अनुपालन नहीं किया जाता आरोपी के द्वारा तो फिर कारण लिखते हुए इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर इन मामलों में भी गिरफ्तार कर सकता है। आज का जो एपिसोड है इसमें यह बात करेंगे कि क्या 41A सीआरपीसी यानी 35 बीएनएसएस की नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए आरोपी को भेजा जा सकता है कि नहीं भेजा जा सकता। इसी संबंध में एक मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। उस मामले में इस बारे में बहुत ही डिटेल में डिस्कशन किया गया। सुप्रीम कोर्ट के कुछ फैसलों का भी एनालिसिस किया गया और उनके हवाले से एक महत्वपूर्ण फैसला दिया गया। तो दोस्तों, मैं करीम अहमद सिद्दीकी एडवोकेट एक बार फिर हाजिर हूं आपके बीच में इसी महत्वपूर्ण फैसले की और कानूनी प्रावधानों की जानकारी के साथ। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है, जुड़े रहे आखिरी तक। देखते हैं कि ये जो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा, इस मामले के फैक्ट क्या थे, कर्नाटक हाईकोर्ट ने किस तरीके का फैसला दिया और इस मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपने महत्वपूर्ण फैसलों में कौन सी महत्वपूर्ण बातें कही थी। इससे पहले कि मैं कर्नाटक हाईकोर्ट के फैसले पे डिटेल में बातचीत करूं, आपको बता दूं कि ना तो धारा 41A सीआरपीसी और ना ही धारा 35 बीएनएसएस दोनों में भी कहीं ये बात नहीं लिखी कि इसको इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाएगा या नहीं भेजा जाएगा। सिर्फ नोटिस देने की बात लिखी गई है। तो प्रावधान में ना तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने से मना किया गया है और ना ही इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से नोटिस देने को कहा गया है। अब बात करते हैं ये जो मामला कर्नाटक हाईकोर्ट पहुंचा। यह केस था युगादेव आर वर्सेस स्टेट ऑफ कर्नाटक। डिटेल आपकी स्क्रीन पर है। इस मामले में यह आरोप लगाया गया था कि एक कंपनी खोली गई थी, इस इन्वेस्टमेंट कंपनी थी। इस कंपनी के जरिए लोगों का पैसा इन्वेस्ट कराया जाता था और इसके बाद पैसा लेके लोग फरार हो गए, यानी धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया था। इसमें जो धाराएं लगी थी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट की धारा 66C जिसमें पहचान छुपा करके चोरी करने का मामला था, पहचान की चोरी। 66D कंप्यूटर साधनों के जरिए धोखाधड़ी। बीएनएस की धारा 318(4) धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की सुपुर्दगी के लिए प्रेरित करना, यह आरोप लगाए गए थे। पुलिस ने कहा कि हमने आरोपी को 35 बीएनएसएस की नोटिस को देने के लिए 40 दिनों तक कोशिश की, उसको सब जगह ढूंढा। इवन कई बार उससे आमना सामना भी हुआ, लेकिन उसने नोटिस लेने से अस्वीकार किया। मजबूरन पकड़ना पड़ा आरोपी को। पकड़ के मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया गया। मजिस्ट्रेट ने गिरफ्तारी की मंजूरी दी। इस आदेश को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी कर्नाटक हाईकोर्ट में। साथियों, कर्नाटक हाईकोर्ट के सिंगल जज की बेंच के द्वारा इस मामले की सुनवाई की जा रही थी। पुलिस ने गिरफ्तारी के लिए यह कारण बताया कि आरोपी फरार चल रहा था। संबंधित क्षेत्राधिकार वाले मजिस्ट्रेट ने भी विवादित आदेश में यह दर्ज किया कि याचिकाकर्ता ने बीएनएसएस की धारा 35(3) के तहत नोटिस स्वीकार नहीं किया और जांच में सहयोग करने तथा अपनी गिरफ्तारी का विरोध किया। पुलिस ने आगे कहा कि 40 दिनों से याचिकाकर्ता को धारा 35(3) के नोटिस की फिजिकल प्रति सौंपने के लिए उसकी तलाश कर रही थी। पुलिस ने कहा कि हम 40 दिनों से ढूंढ रहे थे कि कहा वो भाई हमें नोटिस देनी है, फिजिकली भौतिक रूप से नोटिस देनी है। याचिकाकर्ता के असहयोग व्यवहार के कारण उसे हिरासत में लेने के लिए परिस्थिति पर्याप्त थी। पुलिस ने कहा कि हमने इसी वजह से हिरासत में लिया एंड दिस वाज द सफिशिएंट रीजन। पुलिस द्वारा याचिकाकर्ता को हिरासत में लेने से याचिकाकर्ता का कोई भी अधिकार, विशेषकर संवैधानिक अधिकार, छिन्न नहीं जाता है। प्रस्तुत मामले में गिरफ्तारी से संबंधित सभी बारीकियों का पालन किया गया, उसके बाद ही उसको हिरासत में लिया गया। यह बात पुलिस ने हाईकोर्ट में कही। कर्नाटक हाईकोर्ट में भी यही बातें कही गई। अब दोस्तों, दोनों पक्षों का आर्गुमेंट होता है कर्नाटक हाईकोर्ट के समक्ष। स्टेट गवर्नमेंट की ओर से कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा जाता है यही बात कि 40 दिनों से उसे ढूंढ रहे थे कि कॉपी उसको फिजिकली दे सके नोटिस की, वो नहीं मिला, इस वजह से उसको गिरफ्तार किया गया। दिस वाज द सफिशिएंट रीजन।
दूसरी ओर जो आरोपी थे उनकी ओर से कहा गया कि अगर पुलिस का मकसद सिर्फ उसे कार्रवाई के बारे में सूचित करना था तो वह आसानी से इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेज सकती थी। यहीं पर ये इशू इन्वॉल्व हुआ कि क्या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से 35 3 बीएनएसएस की नोटिस को यानी 41 ए सीआरपीसी के नोटिस को भेजा जा सकता था कि नहीं। जैसा कि याचिकाकर्ता ने कर्नाटक हाईकोर्ट में कहा कि अगर कार्यवाही के बारे में सिर्फ सूचित करना मकसद था पुलिस का तो इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भी उसको नोटिस भेजी जा सकती थी। अब दोस्तों, कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने जब दोनों तरफ से इस पूरे मामले को देखा, सुना, सुप्रीम कोर्ट के पुराने फैसलों का एनालिसिस किया तो कुछ महत्वपूर्ण बातें कही और अपना फैसला दिया। देखते हैं कि कर्नाटक हाईकोर्ट ने क्या कहा। कर्नाटक हाईकोर्ट की बेंच ने सुप्रीम कोर्ट के महत्वपूर्ण फैसले सत्येंद्र कुमार अंतिल के केस का हवाला दिया। और सत्येंद्र कुमार अंतिल, आपको पता है कि अरेस्ट और बेल के बारे में यह एक दिस वाज द वन ऑफ द लैंडमार्क जजमेंट। तो उस केस में जो टिप्पणी की गई सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस टिप्पणी को दोहराया यहां पर, बहुत महत्वपूर्ण टिप्पणी है। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा था सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में कि विधायिका ने अपनी समझदारी से बीएनएसएस की धारा 35 के तहत नोटिस देने की प्रक्रिया को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से अनुमति प्रक्रियाओं के दायरे से विशेष रूप से बाहर रखा। यह कॉन्सस ओमिशन था। कोर्ट ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने सत्येंद्र कुमार अंतिल के मामले में कहा कि जानबूझकर छोड़ा गया था। विधायिका द्वारा इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से उपयोग पर लगाई गई पाबंदियां जो केवल कुछ खास प्रक्रियाओं तक सीमित हैं, किसी भी अन्य प्रक्रिया के लिए इलेक्ट्रॉनिक माध्यम के उपयोग को रोकती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि अगर किसी मामले में विधायिका ने इसको जानबूझकर छोड़ा है, यानी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजे जाने की बात को विधायिका ने जानबूझकर छोड़ दिया है, तो फिर हम इसको अपने फैसले में ऐड नहीं कर सकते। कोर्ट ने यह भी राय दी कि सुप्रीम कोर्ट का मानना है कि अपराध किसी अन्य जानकारी या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाना वह बात नहीं है जिसके बारे में विधायिका ने सोचा था। धारा 35(3) पुलिस को अधिकार नहीं देती कि वह इलेक्ट्रॉनिक कॉपी व्हाट्सएप के जरिए या एफआईआर की कॉपी व्हाट्सएप के जरिए अनिवार्य रूप से भेजे, बल्कि फिजिकली अनिवार्य रूप से भेजे। फाइनली कोर्ट ने कहा कि 35(3) पुलिस को यह अधिकार नहीं देती कि वह व्हाट्सएप या ईमेल के जरिए गिरफ्तारी से पहले का नोटिस या एफआईआर की कॉपी आरोपी को भेजे। कोर्ट ने साफ किया कि गिरफ्तारी से पहले के चरण में नोटिस को फिजिकली व्यक्तिगत रूप से देना है, जैसा कि विधायिका का इरादा था। महत्वपूर्ण बात कही। और यह सत्येंद्र कुमार अंतिल में जो जजमेंट दिया गया था उसके जजमेंट से निकाला गया कि विधायिका का यह इरादा था कि फिजिकली दिया जाए, इसलिए हम इसको ऐड ऑन नहीं कर सकते कि व्हाट्सएप या ईमेल के माध्यम से भी दे। तो इस तरीके से ये बातें कहते हुए कि ईमेल या व्हाट्सएप के माध्यम से 35(3) बीएनएसएस यानी 41 ए सीआरपीसी को नोटिस को नहीं भेजा जा सकता। गिरफ्तारी पूर्व नोटिस की भौतिक तामील न हो पाने का दोष स्वयं आरोपी पर ही डाला जाना चाहिए। न्यायालय की राय में यह बात पुलिस को उचित ठहराती है और जो पुलिस ने अरेस्ट की थी उस व्यक्ति की, उस अरेस्ट को सही माना और इस तर्क को आरोपी के खारिज कर दिया कि 35(3) बीएनएसएस या 41 ए सीआरपीसी की नोटिस को इलेक्ट्रॉनिक या व्हाट्सएप के माध्यम से भी भेजा जा सकता है। तो यह थी दोस्तों 35(3) बीएनएसएस 41 ए सीआरपीसी की नोटिस को व्हाट्सएप या इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा जाए कि नहीं भेजा जाए, इस संबंध में एक महत्वपूर्ण जानकारी। कैसी लगी कमेंट्स करके जरूर बताएं। आज के एपिसोड में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं किसी अन्य एपिसोड में कानून की जानकारियों के साथ। तब तक महत्वपूर्ण कानूनी जानकारियों के लिए देखते रहें लीगल एंड सोशल अवेयरनेस।